प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी लेसन 4। पढ़िए और सीखिए और गारंटी इसे 2-3 बार सीख जाइए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? ये निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किन्होंने लिखा, किसने लिखा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। क्यों? क्योंकि जब कटता है फिर आ जाता है, जब कटता है फिर आ जाता है। लाज लगता है कि नहीं? किसको? नाखून को। नाखून चलिए, कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन मुनि की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन मुनि की रचना है। इसी में नाखून का वर्णन मिलता है, इसी में नाखून का वर्णन मिलता है, वात्स्यायन मुनि की। चलो सी। सिक्तक का अर्थ क्या होता है? सिक्तक का अर्थ क्या होता है? तो सिक्तक का अर्थ मोम होता है जी, मोम, डी, मोम, मोम, मोम। सिक्तक का अर्थ मोम होता है। महाभारत क्या है जी? महाभारत एक पुराण है। महाभारत एक पुराण है जिसके लेखक वेद व्यास जी है। महाभारत एक पुराण है, डी डी डी, जिसके लेखक वेद व्यास जी है। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं जी? किस देश के लोग बड़े बड़े? तो गौड़ देश के लोग, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग। कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है? छोटे छोटे नाखून, बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया। दक्षिण के लोग, दक्षिणात्य लोग, दक्षिण के लोग, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, जो भी आप जानते हैं। चलिए, कर्नाटक भैया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया में। चल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आ गया, उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया। चल, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरिया जो है, बंदरिया जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बच्चे जब मर भी जाते हैं तैयो ये अपने गोद में उसे चिपकाए हुए रहते हैं। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते। चलिए, देवताओं का राजा किन्हें? आप इसे जानते हैं, इंद्र को, इंद्रदेव को, इंद्रदेव को। सी। नख किसका प्रतीक है जी? तो नख, नाखून जो है पशुता का, पाश्विक प्रवृत्ति का, पशुता का या पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? पृथ्वी राज रासो किनका संपादन? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी विद्या मिली? कौन सी उपाधि मिली? ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली। ज्योतिषियों का सबसे आचार्य ज्योतिषाचार्य। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित कब किया गया? तो 7 में ये जन्म लिए, लंबे अरसे बाद, यानी 50 साल के बाद, 1957 में। 7 में जन्म लिए, 50 साल बाद, 7 में जन्म लिए, 50 साल बाद, 1957 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अशोक के फूल की रचना, अशोक के फूल की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, फिर आएगा हो सके। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में। 1979 ईस्वी में दिल्ली में। 1979 ईस्वी दिल्ली में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है जी? तक कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन मुनि के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वात्स्यायन मुनि के द्वारा लिखा गया, इसी में नाखून का इतिहास मिलता है। उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? किस विद्यालय से जी? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियां किसके बारे में कहा गया है? नाखून के बारे में, नाखून के बारे में। अलतक का क्या अर्थ होता है जी? अलतक का अर्थ आलता होता है, आलता होता है, अलतक का अर्थ आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था जी? आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर। चलिए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? जो सबसे पुराने जो आदमी थे, 1000, 1500, 2000 साल या लाख वर्ष पहले, नाखून ही उनका अस्त्र था। नाखून ही औजार था, नोच लेता था ऐसे नाखून।
आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी था और मिट्टी से बनी सब घर बर्तन वगैरह सब था, यानी कि इनमें सभी होगा, सभी था और बहुत सफल आदमी थे। चलिए, उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कालिदास का वचन है और ये एग्जाम में नहीं आया तो एग्जाम समझ लीजिए नहीं हुआ, इसलिए इसको आप याद कर ही जाइए, एग्जाम में आना ही आना है। चलिए, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो गोली, पिस्तौल, एटम बम, अब सब तो चल ही रहा है, सबसे बड़े बम पर ही एक बार मारो सब खत्म, एटम बम पे सब भरोसा कर रहा है। तो नखदर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा। गौतम बुद्ध का मानना था कि मनुष्य की मनुष्यता तभी नजर आती है जब वो सभी के दुखों सुखों को समझता हो। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907 में जन्मे, उत्तर प्रदेश के बलिया में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं किया? इन्होंने कभी भी कहानी लिखवे नहीं किया, कहानी कभी नहीं लिखा। ये निबंध लिखे, ये कविता लिखे, लेकिन कहानी नहीं लिखे। कहानी कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति आचार्य हजारी प्रसाद नहीं लिखा, लेकिन अशोक के फूल, बाणभट्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल, ये सब बाणभट्ट, ये सब कौन लिखे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, हिरोशिमा कहाँ है जी? जापान में। यहीं पर ही बम गिराया था कौन? अमेरिका ने। हिरोशिमा कहाँ है जी? जापान में। जापान में, डी जापान। चल, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है? तो दक्षिण के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये ललित छोटा सा निबंध है, ललित निबंध, ललित निबंध। दधीची की हड्डियों से क्या बना था जी? इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र दधीची की हड्डियों से। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है जी? पाशविक प्रवृत्ति के, पशु के प्रवृत्ति का प्रतीक है नाखून। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को सहजात। चलिए, ठीक है, बस आप पढ़िए। वैसे विद्यार्थियों, आप हर हाल में इसको सीखिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं जी? तो सबसे पहले हमको नागरी लिपि दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत से। कहाँ है जी दक्षिण भारत? सी, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। चलिए, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पर 20 का है, 1020। इसे याद कैसे करेंगे पहले समझिए। बेतमा, बेतमा, तो बेत याद रखिए, बेत 20-20 को, 20-20 को, तो 10-100-20, 10-100-20। चलिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे जी? तो 8वीं सदी से ही मिलने लगे, 8वीं सदी से ही मिलने लगे। उत्तर भारत, उत्तर भारत यानी ऊपर बिहार जैसे हो गया, यूपी जैसे हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर भारत में आता। गुणाकार मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में की थी, मराठी भाषा में की थी, मराठी, क्योंकि वो महाराष्ट्र में जन्मे थे। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की जी? तो वर्धा जिले में, महाराष्ट्र में जो वर्धा जिला है वहाँ, नागपुर में वर्धा एक जिला है, नागपुर प्रमंडल है वहीं। चलिए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा भी देवनागरी या नागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ था जी? कब हुआ था? 1935 में, 1935 में, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। चलिए, गुणाकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था जी? कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? तब कहाँ है जी? अक्षर कथा। अक्षर कथा में जितने भी लिपि है इन्होंने सब लिख डाला था। अक्षर कथा, अक्षर कथा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था जी? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवनगर। चलिए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है, बहन है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की बहन है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसे कंठस्थ कीजिए। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया है? तो नंदी नागरी या देवनागरी लिपि।
नागरी लिपि कहाँ है जी? नागरी लिपि या देवनागरी लिपि? नागरी लिपि या देवनागरी लिपि? ये होगा, नंदी नागरी यहाँ नहीं, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। चलिए, पहले पहल किन राज्य के लेखों के लिए लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? तो विजयनगर के पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दे दिया गया जी? तो किन को नाम दे दिया गया जी? तो चलिए, विजयनगर के, कहाँ है जी? हाँ यहाँ, विजयनगर के राजाओं के लिपियों। चलो, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत यानी ऊपर की भारत, जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र बोल दीजिए, और इधर बिहार यूपी बोल दीजिए। कहाँ गया? नीचे करो, हाँ बस बस। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली। चलिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बनने लगे? 2 सदी पहले, यानी 200 ईस्वी पहले, 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदर्शिक लिपि हुई? 8वीं और 11वीं सदी के बीच, 8वीं और 11वीं सदी के बीच। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी कहलाती थी, नहीं सॉरी करने हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम लिपि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम। सिद्धम याद रखिएगा। चलिए, गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? लगभग 2500 से अधिक निबंध लिखे, 2500 से अधिक निबंध लिखे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो कहाँ है? गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य। चलिए, इस्लामी शासक आरंभ कब माना जाता है जी? 12वीं सदी के आसपास से माना जाता है कि वो हिंदुस्तान पे राज करने लगे 12वीं सदी के आसपास। गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हो गई? 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 2009 ईस्वी में। चलिए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति? अकबर ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति छपाई। इसे आप याद कीजिए, एग्जाम में आने वाला है ये। चलिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकार मूल्य है जी, गुणाकार मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है जी? तो इसकी भी लिपि की क्या है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। टकसाल का संबंध किससे है जी? सिक्कों से है, सिक्कों से, सिक्कों से। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किससे है जी? श्रवणबेलगोला का स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से, जैन धर्म से, जैन धर्म से। सिद्धम क्या है जी? एक लिपि, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को, काशी को। 12 वर्षों में एक बार भयानक मेला लगता है काशी में। चल, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के सबसे मशहूर और आदि कवि सराहपाद है, सराहपाद। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है जी? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इंदौर के पास। बेतमा कहाँ? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पान प्रदेश से किस राजा के पल्यम ताम्रपत्र मिले? किस राजा के जी? तो राजा बरगुण, राजा बरगुण, राजा बरगुण, राजा बरगुण। ठीक है विद्यार्थी, इसे आप याद कीजिए। और आगे आदर्श विद्यार्थियों, ये क्लास 10वीं कक्षा का है, हिंदी लेसन 6 का। आप इसे पढ़िए, बहादुर कहानी अमरकांत लिखें, इसे पढ़िए और एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लाइए। और इसको बहुत ही 2 से 3 बार आप पढ़ जाइए। मौत का नगर किस लेखक की कहानी है जी? तो अमरकांत का। मौत का नगर, यहाँ मौत, यहाँ अमर, यहाँ मौत, यहाँ अमर, यहाँ मौत, यहाँ अमर। अमरकांत, अमरकांत, अमरकांत। चलिए, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? किस कहानी? डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी। जो कलेक्टर का डिप्टी है वो कैसा है, इसी के लिए उनको सम्मानित किया गया। चलिए, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार अमरकांत, अमरकांत। ये कब लिखे थे? मौत और जीवन के बीच की दीवार, नहीं तो बीच की दीवार अमरकांत। चलिए, 9 2 11 होना, अभी तक आप पढ़े हैं, भाग जाना। चलिए, बहुत तुमको बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? ऐसा निर्मला पूछता है, ऐसा निर्मला पूछता है, बहादुर आपको माँ की याद आती है? हाँ आती है, थोड़ा थोड़ा।
किसने बहादुर को डंडे से पीट दिया? किशोरबा, लेखक का बेटा किशोर ने। चलिए, अमरकांत के बेटा। नाश्ता पानी के बाद बातों क्या छलने लगी? जलेबी छलने लगी। रिश्तेदारों के बीच जलेबी छलने लगी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है जी? अमरकांत जी है। अमरकांत जी है। अमरकांत जी हैं। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। लेखक की पत्नी थी, कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया? नेपाल से भागकर आया। नेपाल से भागकर आया। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। अमरकांत के लड़के का नाम किशोर था। किशोर था। बहादुर कौन था जी? एक नौकर बेचारा था, नौकर। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? स्वाधीनता संग्राम में कब कूद गए? तो 1942 ईस्वी में, 42 ईस्वी में, ऐसे याद कीजिए। स्वाधीनता संग्राम में अमर जी 42 लाठी लेके कूद गए। 42 लाठी लेके कूद गए 1942। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था जी? माँ की मार के कारण। भैंसिया को पीटा, मैया उसको पीट दिया। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए चोरी हो गए जी? कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए खो गए थे। 11 रुपए खो गए थे। नाटक रच रहा था। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था जी? रिश्तेदारों ने, कहानीकार के रिश्तेदारों ने। कहानीकार के रिश्तेदारों ने। जहां प्रतिष्ठता नहीं वहां क्या रहना? बहादुर के मन में आया बॉस, बहादुर के मन। चलिए, सी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। उसके जहां वो नौकरी का काम कर रहा था, नौकर था, सभी घर वाले का व्यवहार बदल गया। उसके प्रति नफरत और घृणा बन गया। इसी कारण सी। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था जी? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो NL नाली में 1925 में। चलिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में 1925 ईस्वी में। चलिए, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। साहित्य अकादमी पुरस्कार से। जिंदगी जो किनकी रचना है? अमरकांत की। अमरकांत की। जिंदगी में जोंक है। अमरकांत, जिंदगी जोंक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था जी? दिल बहादुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कंठस्थ कीजिए, बोर्ड में आने वाला है। चलिए, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगा? आंचल। आंचल। आंचल, पल्लू या साड़ी? आंचल। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, जिसको पीटकर भगा दिया गया। नौकर, बहादुर। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में छिपा रहा। भैंसिया को पीटा, सोचा कि मैया मारेगा, चल जंगलवे में छुप जाओ, औरे में रहा रात भर। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए चुरा लिए? 2 रुपये लिए और बेचारे भाग गए। 2 रुपये, हंडिया से 2 रुपये लिए। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। बहुत तुच्छ लोग रहते हैं किस मोहल्ले में? अब वही जान। चलिए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था जी? देखो ना, माँ के रूप में देखता था। माँ के रूप में देखता था बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लग गया जी? 11 रुपये। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लग गया जी? 11 रुपये। तो दोस्तों एवं बच्चों, इसे आप पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में आप आराम से पक्का पूरा के पूरा नंबर लाइए, कंठस्थ कीजिए। आदर्श विद्यार्थियों, इसे आप पढ़िए, अपने बोर्ड एग्जाम को सफल कीजिए। आइए, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन लेसन 7 हिंदी है, क्लास 10 का, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगर आपको साहित्य का ज्ञान नहीं है तो आप प्रगतिशील आलोचना आप में नहीं आ पाएगा। बी। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का रचनाकार कौन है जी? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। 4 सप्तक में कितने कवि? 7 कवि। 4 सप्तक में कितने कवि? 7 कवि। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था जी? कब हुआ था जी? 1912 में। 1912 में, 10 अक्टूबर 1912 में। 10 अक्टूबर 1912 में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था। सी। रामविलास शर्मा ने BA कब किया? मनवा किया कि BA कब कर ले? MN 32। मनवा किया कि BA कर ले, MN 32 1932 में। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है जी? स्वाधीन होता है। स्वाधीन होता है। स्वाधीन होता है।
बायरन किस भाषा के कवि थे? वायरल कर दो अंग्रेजी को, अंग्रेजी भाषा, बायरन अंग्रेजी भाषा। साहित्य में किसका प्रक्रिया साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होता है? समाज की तरह से, जैसे समाज विकास होता है वैसे ही साहित्य की प्रक्रिया विकसित होती है। निराला की सही साधना किनकी कृति है जी? रामविलास शर्मा। निराला की सही साधना रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन ये लघु निबंध है, निबंध। चलिए, निराला की सही साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में जी। निराला जी की खंड 3 खंड में, इसे आप याद कीजिए, एग्जाम में आएगा। चलिए, रामविलास शर्मा किस संस्थान के लिए के निदेशक बने? किस संस्थान? केएम हिंदी संस्थान, केएम हिंदी संस्थान। चलिए, पहला ए, केएम हिंदी संस्थान। प्रेमचंद और उनका युग किनकी कृति है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रेमचंद उनकी कृति लिखे। एथेंस किस महादेश में है जी? यूरोप में। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। लैटिन कवि कौन है? देखिए ना, लैटिन वर्जिल है। चलिए, अगेन है तार सप्तक कब? 1943 में। चलिए, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? बीए किस विद्यालय से किया जी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यक्ष बने जी? अंग्रेजी विभाग के, यानी अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर या अध्यक्ष बने, अंग्रेजी भाषा। चलिए, निराला की सही साधना के रचनाकार कौन है जी? रामविलास शर्मा। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक है? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है, आजाद होता है। चलिए, साहित्य आजाद होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, जिसमें प्रतिभा होती है। इसीलिए आप पढ़िए, स्वयं को प्रतिभाशाली बनाइए। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो विच्छिन्न ना हो, यानी जो अटूट रहे। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। चलिए, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में? तो 17 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जाति क्या हो गए? अलग हो गए। चलिए, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध नहीं होता, यानी कि वर्ग में एक ही ग्रुप में युद्ध नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। शर्मा जी पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? भारत सरकार को दे दिया कि लीजिए, रखिए अपना राशि। ठीक है, आप इसे याद कीजिए और सीखिए। विद्यार्थियों, आइए और इसे पढ़िए और एग्जाम में नंबर लाइए। कहता है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंध रखते थे? तो नृत्य कला से संबंध रखते थे। नृत्य। चलिए, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? लखनऊ के घराने से, चलिए, जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है जी? तो ये साक्षात्कार इंटरव्यू है। उनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी लेता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों लेकर आए? क्योंकि वो चाहते थे कि नवाब के यहाँ हम और बेटा दोनों नहीं खटे, नौकरी छूट जाए। नौकरी छूटने हेतु हनुमान जी को मंदिर चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जी? शुक्रवार का दिन था और बिहान होकर बसंत पंचमी था। एक दिन पहले, यानी कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी से एक दिन पहले, एक दिन पहले, यानी कि आंसर हमारा होगा बी, शुक्रवार बसंत पंचमी एक दिन पहले। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के प्रिय हो गए थे? मात्र 6 साल की उम्र में ही वो नवाब साहब के प्रिय हो गए थे, 6 साल की उम्र में।
दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल किनका था जी? निर्मला जी का था, निर्मला जी का था, जिनके यहाँ ये जाकर के प्रोग्राम और डांस सीखे। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9.5 साल, 9.5 साल, 9.5 साल। बिरजू महाराज जी की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई? 18 साल की उम्र में वो शादी कर लिए, बाकी सब गंवारा है हमको छोड़ के। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में। मैनपुरी कहाँ है जी? यूपी में, यूपी में। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितना, क्या है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी का उम्र कितना था? 54 साल के थे, 54 साल के थे, 54 ईयर। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए जी? किसके पर्यायवाची बन गए? बिरजू महाराज कहाँ है जी? कथक डांस के पर्यायवाची बन गए, या पर्याय बन गए, आदि बन गए कथक। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली? सबसे पहले माताजी से। रश्मि वाजपेयी संपादक है किसका? नटराज पत्रिका का, या रंगमंच का, या रंगकर्म का, या नटरंग का? तो रश्मि वाजपेयी जो संपादक है वो नटरंग का है, नटरंग का, नटरंग। बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा में कितने रुपए दिए जी? 500 रुपए दिए, 500। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी एकदम एग्जाम में आने वाला है, रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? कितने साल की उम्र में मिला? तो 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में। चलिए, बिरजू महाराज के शागिर्द है, कौन है शागिर्द भाई? शाश्वती देवी। शागिर्द का मतलब होता है साथ रहने वाला, शाश्वती। गांडा बांधना का अर्थ क्या है? गांडा बांधना का अर्थ है कि आप शिक्षित हो गए हैं, दक्षिणा उछना दीजिए और जाकर के आप सीखिए, यानी शिक्षित हो गए आप, यानी दीक्षित करना। चलिए, दीक्षित करना यानी आप दीक्षा ले चुके, दीक्षित करना। रश्मि वाजपेयी है, क्या है ये? रश्मि वाजपेयी क्या है ये? रश्मि वाजपेयी एक नृत्यांगना है, नृत्यांगना यानी नाचने वाले, नृत्यांगना। चलिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चचा थे, चाचा। पंडित बिरजू महाराज कौन है जी? पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक है, नर्तक डांस करने वाले। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है जी? नटरंग रंग कर्म से, नटरंग रंग कर्म से। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है जी? तो कहाँ है रश्मि वाजपेयी? यही लिए हैं, रश्मि वाजपेयी शिष्या। अपने बारे में कुछ बताइए, शिष्या ने पूछा। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को सिखाते थे जी? कहाँ है जी? सीताराम बागला को सिखाते थे। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? कौन नहीं है? अनुराधा जी जो है वो शिष्या नहीं है, लेकिन शाश्वती दुर्गा रश्मि वाजपेयी तो शिष्या है। रश्मि वाजपेयी इंटरव्यू भी ले रही है। चलिए, अनुराधा नहीं, ये मेरी अनुराधा नहीं है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। बी, बहुत अच्छे। चलिए, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 65 में। बहुत अच्छे, 1965 में। चलिए, याद है आप लोगों को। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1930। 4 फरवरी 1938। सब 38 है ना जी? तो 4 फरवरी वाला में मारिए, 4 फरवरी 1938 फरवरी। चलिए, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य होना चाहिए, नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई जी? प्रारंभिक कपिला जी के बाद माता जी। चलिए,
माता जी कपिला जी। चलिए तो आप इसको याद कर जाइए और एग्जाम में नंबर लाइए। कपिला विद्यार्थियों आप इसे पढ़िए और एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लाइए, बिना पढ़ले छोड़िए नहीं, इसे 2-3 बार आप पढ़िएगा। अभिनयों के रचनाकार कौन है जी? अशोक वाजपेयी। अभिनयों के रचनाकार कौन है जी? अशोक वाजपेयी। इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, अशोक वाजपेयी। चलिए डी। अभिनयो कहाँ स्थित है जी? दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में यानी फ्रांस में। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था जी? परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, परमानंद, परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 41 तो सभ्य है, 41 तो सभ्य है, लेकिन 14 जनवरी में, 14 जनवरी, 14 जनवरी, 14 जनवरी। चलिए अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चलिए अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था जी? निर्मला देवी, निर्मला देवी। बिलनब का अभिनयों का अर्थ क्या होता है? बिलनब ला अभिनयों का अर्थ क्या होता है? अभिनयों का नया गांव, अभिनयों का नया गांव, अभिनयों का नया गांव। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है बिलनब ला अभिनयों, बिलनब ला अभिनयों, बिलनब ला अभिनयों कहा जाता है। चलो एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। अभिनयो किस नदी के किनारे है? रोन नदी के। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रोन नदी, रोन नदी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का? समवेत, 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 समवेत पत्रिका का। चलिए अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ है जी? छत्तीसगढ़ दुर्ग में, छत्तीसगढ़ दुर्ग में। चलिए अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है, छोटा पुराना शहर है, ये भी आता है जी। अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस? दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस। देखियो दे दिया जी। चलिए दक्षिण फ्रांस। पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना था? महाभारत था, महाभारत था, महाभारत। इसे एकदम याद कीजिए। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था जी? तो फ्रेंच शासकों ने। ये तो इस साल भी पूछा गया है, फ्रेंच शासकों ने, 2021 में भी पूछा गया है। नदी के किनारे भी नदी है, ये गंतव्य किनकी कीर्ति है जी? अशोक वाजपेयी। नदी के किनारे नदी, इंतजार करते हैं पत्थर। करतूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था ला सत्रुज, ला सत्रुज, ला सत्रुज, ला सत्रुज। कोई रह गिरा नहीं, ला सत्रुज। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है जी? शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक। चलिए अभिनयो पाठ रचित है किनके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। चलिए बिलनब क्या है? छोटा सा गांव, छोटा सा गांव बिलनब है, एक छोटा सा सुंदर गांव। चलिए अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, कला केंद्र, कला केंद्र, सभी कलाओं का केंद्र रहा है। चलिए अभिनयो। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार क्या है जी? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? एक कवि है। आंद्रे ब्रेता क्या है? एक कवि है। शहर अब भी संभावना है किनकी रचना है ये? अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की। डी। अशोक वाजपेयी ला सत्रुज में कितने दिनों तक टिक गए? 21 दिन। कहाँ है जी? ओ 21 नहीं 19 होगा। कहाँ है जी? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन, तो 19 दिन, 19 दिन। चलिए अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने दिनों तक जो रहे, क्या क्या लिखे? तो 25 को कविता लिख डाले, सॉरी कहाँ जी? 35 कविता लिख डाले और 27 को कहानी लिख डाले। 35 कविता, 27 कहानी, 35 कविता, 27 कहानी, 35 कविता, 27 कहानी। डी। चलिए पिकासो की प्रसिद्ध रचना किसका है जी? ला मादामोजेल का, ला मादामोजेल का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ला मादामोजेल। चलो अशोक वाजपेयी की रचना, रचनात्मक प्रतिभा कौन है? नदी, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, यानी ये दोनों होगा। सी, ए और बी, ए और बी, सी। चलिए सी, ए और बी। चलिए तो विद्यार्थियों आप इसे यहाँ तक पढ़िए और कंठस्थ कीजिए, इसी से आपके एग्जाम का नंबर उठेगा।
प्रिय विद्यार्थियों, आइए क्लास 10वां का संस्कृत आप मन से पढ़िए और अपने एग्जाम को सफल बनाइए। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? भीगने से बचने के लिए छज्जा के किनारे यानी मकान के नीचे, मकान के नीचे। चलिए, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है काव्य संग्रह उपन्यास। तो क्या है ये? काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। चलिए, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि में क्या रहे? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहे। चलिए, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है जी? एकदम आएगा विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल, 2-3 बार आएगा। चलिए, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है जी? महाविद्यालय से संकलन किया गया है ये, महाविद्यालय से। कथाकार मछली लेकर घर जाने के द्रव्यमान क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने का डर था, मछली मर जाने का डर था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, याद है तुम लोगों को। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी जी? 3 थी। चलिए, रह दीजिए। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां? 3 ही खरीदी। बढ़ाओ। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी क्या है रे? मछली। बढ़ाइए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? नहीं, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में। बढ़ाओ। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग कब प्रकाशित हुआ? 1971, 1971 में। चलिए, मछली से कौन डर रहा था? संतु भैया डर रहा था जी। किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? मरी हुई मछली यानी नीचे दबी हुई मछली या मरी मछली की आंखों में? किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है जी? तो देखिए, कहता किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई दिखाई नहीं देती? मछली जब मर जाए तब, यानी मृत मछली। चलिए, मसाला कौन पीस रहा था? माताजी पीस रही थी। माताजी घर से बाहर मछली ले आता है, पीछे हमको पड़ता है। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है जी? नौकर की, ये उपन्यासकार है। चलिए, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितने मछली खरीद रहे थे? वो 3 खरीद रहे थे। चलो, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि पिताजी से एक मछली मांग लूंगा, कुएं में डालूंगा, बड़ा होगा निकालूंगा, बाल्टी से खेलूंगा, बाल्टी डाल दूंगा। एक मछली पिताजी से मांग लूंगा। चलिए, कौन ठंड से कांप रहा था? संतु सिंह ठंड से कांप रहा था। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पाटे के ऊपर। हम लोगों को याद है, पाटे के बड़का को रख के दाम पर एक आदमी आता था बेचने मछली। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को, इसीलिए बाहर में मसाला पीस रही थी या पका रही थी। चलिए, मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ये कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय से लिया गया। चलिए, परिवार के नौकर का क्या नाम था जी? भग्गू नाम था। भग्गू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था जी? संतु। हाँ, संतु छोटा था, बड़ा नरेन था। बड़ा। घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, पिताजी ने बोले थे चिढ़ियाकर, गुस्साकर। पिताजी। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा याद है तुम लोगों को। कुएं में डालने के लिए, ताकि बड़ा हो जाए हम खेले। संतु भग्गू के पीछे भागा ताकि मछली वो कुएं में ना डाल दे, इसीलिए छीनने के लिए ना। मछली छीनने के लिए। चलिए, मछली छीनने के लिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था जी? 1937 में। बहुत अच्छा। 1 जनवरी 1937 में। चलिए, भी मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनंद, छत्तीसगढ़। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि 1994 से 96, 2 सालों तक स्वीकार किए थे अतिथि। 1994 से 96, ये नहीं आएगा। शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है रे? देखो ना, पेड़ पर कमरा। आपको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेड़ पर कमरा। चलिए,
विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन में कब शामिल हुए? 99 में, 1999, 1999। चलिए ठीक है विद्यार्थियों, आप इसे कंठस्थ कीजिए वरना आपके एग्जाम पे असर पड़ेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इसे सीखिए। ये क्लास 10 का है हिंदी, आप इससे पढ़ करके एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए इसको कंठस्थ कीजिए। नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित लिखा? नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित रचना किया गया है जी? तो देखिए ये मेन रूप से ये व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो व्यक्ति का चरित्र के बारे में बताया गया है। तो व्यक्ति चरित्र, व्यक्ति चित्र, व्यक्ति के बारे में बताया गया है, व्यक्ति के प्रथम प्रधान चरित्र के बारे में, तो व्यक्ति चित्र। चलिए बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, कौची में प्रसिद्ध थे? बताओ तुम लोग, कौची में प्रसिद्ध थे? शहनाई बजाने में, शहनाई वादक में। चलिए सब बोलेगा रे, शहनाई बजाने में। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार होता है? नरकट के पौधे से। बहुत अच्छा, हाँ सब बोलेगा। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में रे, उत्तर प्रदेश। चलिए सब बोलेगा, हाँ चलो। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर है? पंचगंगा घाट, पंचगंगा घाट। चलिए यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था जी? लखनऊ विश्वविद्यालय। गलत, लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए बढ़िए, सब बोलिए। हाँ, यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 99 ईस्वी में कर रहे थे? विमला देवी फाउंडेशन न्यास का संचालन कर रहे थे। बढ़िए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कौन बताओ? कमरुद्दीन सी, कमरुद्दीन सी। चलिए बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार चढ़ गया था? शहनाई बजाने का। चलिए शहनाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खां का बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में? 5 से। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है जी? सुशीर वाद्य। सुशीर क्या होता है? जो बजाया जाता है मुंह से फूंक कर, सुशीर वाद्य यंत्र। पूछेगा सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तब मुंह से फूंक कर बजाने वाले यंत्रों को। चलिए बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम? बाप रे, सलाद। दाल भात में सलाद खाइए, सलाद हुसैन, याद रखिए। चलिए नौबत खाने का अर्थ क्या है? प्रवेश के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। बी। चलिए आपका आंसर मिला हुआ है यहाँ, आप आराम से सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाह का जन्म कहाँ हुआ था जी? हाँ, डुमरांव बिहार में। चलिए हाल फिलहाल इनका मृत्यु हो गया। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व रखता था? 8वीं तारीख। चलिए रह दीजिए, 8वीं तारीख। बहुत अच्छा। हाँ 8वीं तारीख को क्या करते थे? वो अपने शरीर पे कोड़े मारते थे और 8-10 मील बोलते जाते थे। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? हाँ, बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे, क्योंकि उनको उस मंदिर से बहुत गहरा लगाव था, बहुत समय बिताए थे उसमें। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था जी? सादिक हुसैन। बहुत अच्छे। चलिए रसूलन बाई कौन था? गायिका थी। बढ़िए। सुलोचना कौन थी जी? अभिनेत्री थी। बढ़िए। रसूलन बाई बतुलन बाई गायिका थी, सुलोचना अभिनेत्री थी। बिस्मिल्लाह खां निधन कब हुआ जी? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 2006 में। चलिए बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में। हाँ चलिए बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? हाँ, मुहर्रम के दिन वो मातम मनाता था। चलिए बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलता था जी? 8 आना। चलिए अभी 8 आना में आप भी नहीं खटेगा, हम भी नहीं खटेंगे। पक्का महाल क्या है? चलिए बहुत अच्छा। बढ़िए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का? मुहर्रम। बढ़िए बढ़िए। बस अब यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? सहित यानी सबे के हित का। सही। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की साहित्य उपाधि? शहनाई को। इबादत का अर्थ है? उपासना। बढ़ा डालो भाई, इसे याद कर जाइए एग्जाम में नंबर। ये पद खंड का शुरू होगा
लेकिन गद्य खंड का ये अंतिम ऑब्जेक्टिव है, इसे पढ़िए, एग्जाम में नंबर लाइए, एकदम कंठस्थ कीजिए, कोई उपाय नहीं बीच का रास्ता। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, बताइए जी, ये कहाँ पड़ता है? बहुत अच्छा, गुजरात के पोरबंदर। बढ़िए, ये सब देखा हुआ है। महात्मा गांधी की रचना कौन है? शिक्षा संस्कृति। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िए। गांधी जी की पत्नी का नाम और माता का नाम? गलत, पुतलीबाई। पिता का नाम? बहुत अच्छा, बढ़िए, बढ़िया ना जी। गांधी जी की माता का नाम? हाँ, चलिए, आइए गया। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एकदम आएगा एग्जाम में। चलिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हरिजन रे, हरिजन। चलिए, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है रे? गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता तो। हाँ, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। चलिए, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे माना है जी? बहुत अच्छा, बढ़िया। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के बाद शिक्षा का क्या ध्येय रह जाता है? चरित्र का निर्माण। बहुत अच्छा। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की। मुस्लिम क्या है? सबसे बड़ा धर्म हमारा ही है, हिंदुओं को मारो तो उसका चलेगा? वैसे खतरा था, खतरा है, खतरा उस पर। हाँ, दस्तकारी का अर्थ क्या होता है? हर चीज, हाँ, हाथों को पूरी तरह किसी चीज में कौशल बनाइए, पारंगत होइए। चलिए, अमल का अर्थ क्या है रे? व्यवहार, सोच समझ कर अमल करिए। चलिए, यानी व्यवहार कीजिए। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? दस्तकारी। हाँ, उसको बचपने से ऐसा बनाइए कि वो काम लायक बन जाए, नहीं तो बेरोजगार आज के डेट में पढ़ लिख के हो ही रहा। चलिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है रे? चलिए, बहुत अच्छे जी, आपको आंसर दिख रहा है, टपाटप एकदम आंसर टिक टाक करते जाइए। हिंद स्वराज के रचनाकार? टपाटप आंसर मारिए। चलिए, बढ़िए। हरिजन के संपादक कौन थे? बढ़ाओ। अहिंसा दिवस किस तारीख को? हाँ, अहिंसा दिवस। चलिए, बी। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है रे? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के। यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक है, लेकिन सब मिलजुल कर सामंजस्य से रहता है। बहुत अच्छे, बढ़िए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक कौन होता है? मतलब नीचे आइए। हाँ, शरीर का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, आत्मा का। सर्वप्रथम सफाई, उसके बाद मौलिक शिक्षा, फिर चरित्र की शिक्षा, यानी कि शरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास कीजिए, यही है विकास का स्तर। बढ़िए। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? बढ़िए। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? हाँ, रूस के टॉल्स्टॉय। और मेगास्थनीज? यूनान के। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे? बढ़िए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कितना? 1869। लेकिन कहाँ? गुजरात, पोरबंदर। बढ़िए, बढ़िए, बढ़िए। अभी लपेट लेंगे गुजरात को। महात्मा गांधी का जन्म? बढ़िए। यंग इंडिया का संपादन किसने किया? हाँ, बढ़िए। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि और नाटक। किसको जाना जाता है? शेक्सपियर को। बढ़िए। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक प्रयास किया? अहिंसक प्रतिरोध, बिना हिंसा के विरोध कीजिए न। चलिए, रैली उली निकालते रहिए। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? हाँ, अमेरिका में पढ़ने के बाद लंदन चले गए। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? हाँ, बहुत लंबा समय रहे, यानी कि 21 साल रहे। देखिए ना, 7 साल इधर है, 14 साल। 21 साल कहाँ रहे? कहाँ रहे रे? दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका। चलिए एक ऐसा है, गांधी जी के 2 हथियार, सत्य और कहाँ है जी? हाँ यहाँ है, अहिंसा और सत्य, सत्य और अहिंसा। चलिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हस्तकला। चलिए उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है जी, बहुत अच्छा आंसर आपको दिख रहा। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1947 में आज़ाद हुआ देश, 48 में मर गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को इनको क्या बना देना चाहिए था? प्रधानमंत्री। बहुत बड़ा गलती हुआ है महात्मा गांधी जी से भी। धन्यवाद स्टूडेंट एवं विद्यार्थियों, इसे कंठस्थ कीजिए नहीं तो